ऑर्गेनाइजर्स, हरियाणा चैप्टर ऑफ फेंच और माननीय इंद्रेश जी, जिन्होंने एक बड़ा वाइड कन्वेस यानी गागर में सागर भर दिया, मैं उन्हीं के बताए हुए मार्ग पे आगे प्रोसीड करूंगा। एंड माय ग्रेटिट्यूड टू लाल सिंह जी, जनरल सिंह, वाइस चांसलर साहब टंकेश्वर जी और महाजन जी, एडवोकेट राजेंद्र एंड सुरेंद्र और ऑल फ्रेंड्स। इन पास्ट यानी भूतकाल में ब्लड एंड आयरन हैव बीन डिसाइडिंग द फेट ऑफ मैनकाइंड, यानी भारत के भाग्य का फैसला भी तलवारों के साए में पानीपत, तरावड़ी और कुरुक्षेत्र के मैदानों में हुआ। फिर एक ट्रेंड आया, खासकर अमेरिकन कॉन्सेप्ट के मार्केट डिसाइड्स द फेट ऑफ मैनकाइंड, यानी बाजार दुनिया के भविष्य का फैसला करता है। और अब चाइना ने कॉन्सेप्ट दे दिया, मार्केट एंड कोरोना यानी कोविड-19 विल डिसाइड द फेट ऑफ मैनकाइंड। आज के दिन दुनिया का यह हाल है, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने वाला था और जर्मनी चारों तरफ प्रसार कर रहा था। जैसा कि माननीय इंद्रेश जी ने कहा कि बायो वेपन छोड़ दिया, मैं इसको थोड़ा सा मेडिकली टच करूंगा, बाकी डॉक्टर कमल गुप्ता बैठे हैं वो टच करेंगे कि इस कोविड वायरस में सिर्फ इन्फ्लुएंजा वायरस नहीं है, इसमें जेनेटिक फिडलिंग कर दी, यानी जेनेटिक म्यूटेशन करके जीनोम, मलेरिया का जीनोम, HIV का जीनोम या ट्यूबरकुलोसिस का जीनोम डाल दिए गए। और ये इसीलिए सारी दुनिया में असाध्य रूप से फैला, जिसमें सबसे ज्यादा मार उनके करीबी दोस्त, चाइना के करीबी दोस्त, क्योंकि हमने तो इसका टेस्ट ले लिया था सन 62 में ही, नेहरू जी ने किया था, हिंदी चीनी भाई भाई, मगर पंचशील और हिंदी चीनी भाई भाई का हमें जवाब मिला कि मौका पाते छुरा पीठ में आन बिठाया चाऊ ने, और हिंदी चीनी भाई भाई कह बहकाया चाऊ ने। ये राजपाल सिंह को याद होगा, हम स्कूल में बच्चे थे 62 में, तब ये गाते थे। और अमेरिका को यानी कि किसिंगर जी तो आए थे, मिडिल किंगडम बोलते थे चाइना को, जब चाइना सरफराज था, उन्नत था, उससे दोस्ती करने, और बड़े शानदार तरीके से चाइना ने विश्व के बाजार को ट्रैप किया, इंडस्ट्री को ट्रैप करके सारा शिफ्ट करवा लिया, ये कहा कि मजदूरी सस्ती है, और फिर ऐसे हालात पे बाध्य कर दिया कि भागना भी मुश्किल है। ऐसे हालात में लेट मी स्टार्ट फ्रॉम दी चढ़ते सूरज, यानी प्रशांत महासागर एंड चाइना, भारत की तो जहां तक बढ़ने का सवाल है, वो तो चाइना का तो है साम दाम दंड और भेद से अपना विस्तार, यानी विकास से विस्तार, सैन्य शक्ति से विस्तार, महामारी से विस्तार। मगर हमारा जो रहा है वो सर्वे संतु निरामया और वसुंधरा कुटुंबकम, उसमें भारत एक फार्मा जांट है। और जैसा कि इंद्रेश जी ने बताया कि पूरे संसार के 150 लोगों को, 150 मुल्कों को हमने आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक और साथ में मास्क, PPE किट्स मुहैया कराए बहुत सस्ते दामों पे,
और एज ग्रांट्स, जबकि चाइना ने कोविड फैलाया। क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है, मैंने कहा साम दाम और दंड भेद की, तो मैं इसको सामरिक महत्व से और मेडिकल तरीके से मिक्स वे में डील करूंगा। ज्यादातर सामरिक महत्व से चाइना में यह हालत है कि चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे इंडिया हो, चाहे उसके पड़ोसी देश हो, उसका बाइकाट हुआ है, माल बना पड़ा है, उठाने वाला है नहीं। और पब्लिक में रोष है, क्योंकि जिन्होंने उसको जफ्फी पाई, चाहे इटली था, चाहे अमेरिका था, चाहे यूरोपियन यूनियन था, जो ये कहते थे, मैं एक दफा इंग्लैंड में न्यूकासल गया, हम बच्चे थे जब पढ़ते थे कि भाई मैं कारखाने देखना चाहता हूँ, यहाँ लोहे और कोयले की खाने नजदीक होती थी, तो मेरा मजाक उड़ाया, कहते हो कौन सी दुनिया में रह रहे हो, हम तो सब कुछ चाइना से ही मंगवाते हैं, चाइना से ही बनवाते हैं, वहां सब कुछ सस्ता है। तो उनको मजा आया। और जैसा कि बताया, डेथ रेट हाईएस्ट तो यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में हुआ। और जहां तक का सवाल है, एक आईसीएमआर की स्टडी आई थी कि 14 करोड़ लोगों में पॉजिटिव हो गया है अननोइंगली। उसको देखते हुए तो हमारा डेथ रेट फ्रैक्शन में है। हिंदुस्तान में साल में 97 लाख लोग विभिन्न कारणों से मरते हैं और 2.5 करोड़ पैदा होते हैं, तब भी हम 1.5 करोड़ सरप्लस रहते हैं। अब तो इस पॉपुलेशन में हमारी डेथ उसके मुकाबले बहुत ही कम है, जो 65 डेथ्स हैं, और वो भी 6 महीने में। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। जैसा कि मैं कह रहा था कि चाइना ने एक बार अनम्यूट कर लें जी, एक बार अनम्यूट कर लें, म्यूट हुआ है अभी सबका। जनरल साहब आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। अब देखो, सुनो, अब सुनाई दे रहा है? बिल्कुल फिर चली गई आपकी आवाज। हेलो, जनरल साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। बोलिए अब आ रही है जी, आ रही है? हाँ, आ तो रही है। चाइना ने सबसे पहले साउथ चाइना सी क्लेम कर दिया, यानी 2000 किलोमीटर तक कोई हिस्ट्री का पन्ना निकाल के कह दिया ये हमारा है, जिससे वियतनाम, जापान, ताइवान, इंडोनेशिया, ब्रुनेई पे डायरेक्ट हमला हो गया। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी मुतासर हो गए। ऐसे मौके पे, जबकि चाइना का ताइवान से झगड़ा है, हांगकांग से भी उन्होंने जो इंग्लैंड के साथ समझौता हुआ था उसको तोड़ दिया। ऐसे हालात में हमने भी अपनी वन चाइना पॉलिसी को रिव्यू कर लिया। और जब ताइवान में चाइना के खिलाफ वाली हुकूमत का शपथ ग्रहण हुआ, तो वर्चुअल तौर से हमारे 2 एमपीज यानी राहुल कासवान ने और सुकृति लेखी ने अटेंड किया। इस पे चाइना को अफसोस हुआ, गुस्सा आया। और उनको ये नहीं पता था कि हिंदुस्तान इज नॉट कमांडेड बाय नेहरू, नाउ इट इज बीइंग कमांडेड बाय श्री नरेंद्र मोदी। और उन्होंने झटका गलवान में दिया तो गच्चा खा गए, यानी हमारे 20 सैनिकों की शहादत के मुकाबले में उनके 43 सैनिक मारे गए।
एंड वर्स्ट ऑफ दैट कि चाइना की पब्लिक में रोष हुआ कि उनको जैसे हिंदुस्तान में तो सेरिमोनियल फनरल मिला, मगर चाइना में कोई नाम लेवा पानी देवा भी नहीं हुआ, चुपके से उनको क्रिमेट ही कर दिया तिब्बत में ले जाके। ऐसे हालात में चाइना अपने ही पड़ोस में जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, ताइवान और हांगकांग की जनता यानी दीज पीड़ित लोगों से जो में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स गश्त लगा रहे हैं और साथ में न्यूक्लियर सबमरीन्स भी गश्त लगा रही हैं। यानी उसका प्राइमरी कंसर्न हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान तो इसलिए कंसर्न है कि उसको रोकने के लिए जो शक्ति रखता है, पॉपुलेशन की शक्ति, सैन्य शक्ति और एशिया में कंटेन करने की शक्ति, वो भारतवर्ष रखता है। तो उसकी एक्सपेंशनिस्ट यानी विस्तारवादी जो नीतियां हैं, सैन्य शक्ति आपने अभी सुनाई होगा, राफेल आया है तो उन्होंने फॉल्स क्लेम कर दिए अपने J20 के बारे में, मगर मैं उसकी विस्तार जो विकास से विस्तार है उसको भी टच करना चाहूंगा। एक उसका रोड यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो बेसिकली विकास है। चाइना रोड बनाता है, चाइना रेलवे लाइनें बनाता है, चाइना डैम्स बनाता है, चाइना बंदरगाहों को डेवलप करता है, एयरपोर्ट को डेवलप करता है। और खासकर ऐसे मुल्कों में जो खुद डेवलप करने की ताकत नहीं रखते, एक उदाहरण मैं दूंगा चाइना का, फिर श्रीलंका का, फिर बर्मा का और पाकिस्तान पे आऊंगा। श्रीलंका में उन्होंने सिल्क रोड कॉन्सेप्ट से, यानी चाहे वो समुद्री रास्ता हो, उससे श्रीलंका को पटाया कि हम आपका हम्बनटोटा बंदरगाह को डेवलप करेंगे, कोलंबो एयरपोर्ट को डेवलप करेंगे और कोलंबो से कैंडी तक रेल भी बनाएंगे। बना भी दिया, मगर $8 बिलियन का कर्जा हो गया श्रीलंका पे। आमदनी कोई हो ही नहीं बंदरगाह से। श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर फौरन शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचे, कहते हैं भाई आपका भी $4 बिलियन कर्जा है हमारे ऊपर, आप जरा इस दफा हमें माफ करो, हम चाइना को देने की पोजीशन में ही नहीं है। यानी कि वो विकास से विस्तार ये हो गया कि डेप्ट ट्रैप हो गया और उसमें 99 ईयर्स लीज पे उन्होंने अपना हम्बनटोटा बंदरगाह देना पड़ा। अब सी पैक यानी भारत का जो एरिया है, ऑक्युपाइड कश्मीर एंड लद्दाख, पाकिस्तान ने 5000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना को सीड किया यानी दे दिया, और उसमें उन्होंने कराकोरम हाईवे के साथ साथ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया या बना रहे हैं, जिसका घोर विरोध है सरहदी सूबे में यानी कि पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, क्योंकि ये डेप्थ ट्रैप है। पहले कहता है कि आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, मगर एम्प्लॉयमेंट क्या, वो अपना लेबर ले जाते हैं और इतना कर्जा फिर करप्शन। पाकिस्तान की फौज का तो कश्मीर एक लाइफलाइन है कि जब तक ये इश्यू जिंदा रहेगा फौज के गुलछर्रे उड़ते रहेंगे। पाकिस्तान की फौज के एक जनरल सलीम बाजुआ, आसिम सलीम बाजुआ उसके सी पैक के चेयरमैन, और चाइनीज कंपनी मिला के चूना लगा 68 करोड़ को, जो उमराव अपने इमरान खान ने भी कहा, और हाईवे वहीं का वही यानी 50% भी कंप्लीट नहीं हुआ। उधर से बलूचिस्तान में जो बहुत बड़ा अपोजिशन है इसका, वो तो वैसे ही अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे हाल में मगर पाकिस्तान एक बात से शाश्वत है कि पाकिस्तान को कर्जा मारने की आदत पड़ी हुई है। उसको पूर्ण विश्वास है कि चाइना का भी कर्जा मार लेंगे, या तो ये राइट ऑफ करे या मार लेंगे। मगर मेरा कहने का मतलब ये था, इससे बर्मा संभला। बर्मा में भी उन्होंने चाइना बर्मा या चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, मगर आज ही न्यूज में आया कि बर्मा ने रिवाइज कर दिया। कहते हैं हम तो इंटरनेशनल कंपनीज का मुकाबला कराएंगे, डेप्थ ट्रैप में नहीं फंसते। और अभी यही डेप्थ ट्रैप उसने नेपाल को फेंका है, भूटान को भी फेंका है और बांग्लादेश को भी फेंका है। बांग्लादेश हमने बनाया,
चारों तरफ से हमसे घिरा हुआ, थोड़ा सा बर्मा से एरिया लगता है या बंगाल की खाड़ी, मगर इन छोटे मुल्कों का ये जरूर है कि बार्गेनिंग पावर में कुछ उनसे भी बनवाएंगे। वो कितना कामयाब होगा, 14 बिलियन का प्रोजेक्ट है वहां, कि कितना कर्जा, हम कर्जा इतना ही देते हैं जो कोई वापस करने की कैपेसिटी में हो। तो ये डेब्ट ट्रैप में बाकी इसके मंसूबे हैं यूरोप में भी बनाने का। रशिया जो इसका पड़ोसी है वो लास्ट में संभल गया। उन्होंने जब देखा कि हमारा व्यापार इससे बढ़ गया, मगर हमारे पड़ोस में इतना ताकतवर मुल्क होना सेफ नहीं है, तो उन्होंने लास्ट खेप जो आनी थी इनकी S-400 की, वो रोक दी है, क्योंकि चाइना ने स्पाइंग शुरू कर दी। जैसा मैंने कहा, साम दाम दंड और भेद, और साथ में व्लादिवोस्टोक की बंदरगाह पे हिस्टोरिकल क्लेम जता दिया। तो रशिया भी संभल गया है। अब चाइना के पाले में सिर्फ ईरान, टर्की, पाकिस्तान, और पाकिस्तान में भी भारी बगावत है उनकी फौज के खिलाफ। इंद्रेश जी तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं अपने ताल्लुकात की वजह से। ऐसे हालात में मैं कहूंगा कि चाइना चारों तरफ से इकोनॉमिकली भी घिर गया है, मिलिटरीली भी घिर गया है, और मेडिकली भी, जैसा कि इन्होंने बताया कि सारे डिफेक्टिव और साथ में स्मीयर्ड विद वायरस भेज दिए जो लोगों ने रिजेक्ट कर दिए। और आज के दिन सबसे बड़ा एक्सपोर्ट फार्मास्यूटिकल्स में इंडिया का है, और चाहे पीपी किट हो उसमें भी इंडिया का है। और सबसे बड़ी बात सद्भावना है कि हमने चाइना को भी मेडिसिन दी, यानी चाहे एलोपैथिक व हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, उन्होंने सेबोटाज भी किया कि इसको WHO से कहलवा दो कि ये काम नहीं करता। मगर अफ्रीका के देश, यूरोप के देश, एशिया के, तो खासकर साउथ ईस्ट एशिया के, सब हमसे मांग रहे हैं और ले रहे हैं, और डॉक्टर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। डॉक्टरों का मैं जरूर कहूंगा कि जंग में तो सैनिक बलिदान देते ही हैं, मगर ये जंग जो कोविड से जंग है, इसमें जो डॉक्टरों ने फ्रंट लाइन सोल्जर्स, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे नर्सिस हैं, चाहे हॉस्पिटल में काम करने वाले पैरामेडिकल्स हैं, इंक्लूडिंग सफाई वाला, जिस बहादुरी से इस जंग को लड़ रहे हैं और लड़ा है, वो काबिले तारीफ है। और मैं बड़े फख्र से कहता हूं कि मैं भी एक कोविड हॉस्पिटल के अंदर से बोल रहा हूं आज के दिन, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा, जो कि 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा को कोविड के लिए कैटर करता है, एंड आवर डेथ रेट इज आल्सो वेरी लेस। उसमें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल्स का, जैसे इंद्रेश जी ने कहा, बलिदान का रेट जो है वो बाकी मुल्कों से भी और बाकी पॉपुलेशन से भी ज्यादा है, क्योंकि लड़ाई में सैनिक ही मरेगा ज्यादा है ज्यादा। वैसे कोलेटरल डैमेज सिविलियंस पे भी होती है। जो डॉक्टरों को शाबाश मोदी जी ने दी, और आज ऑर्डर निकला है कि डॉक्टरों की क्वारंटीन को भी छुट्टी में काउंट नहीं किया जाएगा, ये बहुत ही धन्यवाद के काबिल है। बाकी हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि नेशनल फॉरेन पॉलिसी के तथ्य जो होते हैं वो नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक डिपार्टमेंट्स होते हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए मोदी जी बहुत तेजी से पेशकदमी कर रहे हैं, और संसार से हमें सहयोग मिला है। ऐसे सहयोग में मैं ये कहूंगा कि कभी तो वो जमाना था कि ऐसे भी दौर देखे हैं इतिहास के पन्नों ने, लम्हों ने खता की तो सदियों ने सजा पाई। यानी नेहरू जी का चाइना को तिब्बत दे दिया प्लेटर पे, पाकिस्तान को आधे से ज्यादा कश्मीर दे दिया, और खुद हिंदुस्तान का बंटवारा करवा लिया। वरना ये हालत न पाकिस्तान की होती न इंडिया की होती, और 49 तक चाइना के तो हमसे बॉर्डर ही नहीं मिलते थे। मगर जो भी है, जैसे भी हालात में ये देश मिला मोदी जी को,
उसको वीरता से जूझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और दुश्मन को फतेह करेंगे, चाहे वो किसी भी पहलू हो। हिंदुस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर इसी दौरान इलेक्ट हुआ और पाकिस्तान के एक्स फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोला कि टेम्परेरी सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर इलेक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर 192 में से 184 वोट लेना एक ये पाकिस्तान की आइसोलेशन है और चाइना की भी आइसोलेशन है। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी में आगे आगे बढ़ना है। इसी तरह हर्षवर्धन जी चुने गए एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन WHO के, और मैं एक बात और बड़े फख्र से कहूंगा, जो उसकी एडिशनल डायरेक्टर जनरल है सोमैया स्वामीनाथन, वो उसी कॉलेज की प्रोडक्ट आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज की, जिसको मैंने हेड किया है। तो हिंदुस्तान की ग्लोबल फ्रेंडशिप सिर्फ इकोनॉमी और मिलिटरीली नहीं इसलिए बढ़ रही है कि वार भी वही जीतता है जो वेल मीनिंग हो, एंड इंडिया हैज ऑलवेज बीन वेल मीनिंग। एक बात से मैं अपने नेताओं से रजामंद नहीं हूं। हम फख्र करते हैं कि हिंदुस्तान ने किसी पर हमला नहीं किया आज के तक के इतिहास में, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान तो हमारा ही हिस्सा थे। मैं ये कहता हूं दुष्ट पे हमला जरूर होना चाहिए, तभी हमारी जीत होगी, और हम हमले के लिए तैयार रहें। जय हिंद। धन्यवाद जनरल साहब।